हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी को। तो देखिए 1850 ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिलेगा कि जो भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद इन हिंदुइज्म चल रही थी वो ना केवल इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगी बल्कि आउटसाइड इंडियन फ्रंटियर्स भी देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको 1875 में देखने को मिलेगा कि यूएसए के न्यूयॉर्क में दो रिलीजियस एक्सपर्ट्स जो हैं वो थियोसॉफिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करेंगे। ये दो रिलीजियस एक्सपर्ट थे कर्नल एच.एस. ऑलकॉट और मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। तो देखने को मिलेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1875 एट न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश किया जाएगा यूएसए में। और जिन दो रिलीजियस एक्सपर्ट्स के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया जाता है तो देखिए उनके नाम क्या क्या हैं। फाउंडर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये फाउंडर्स आपको देखने को मिलेंगे कर्नल एच.एस. ऑलकॉट एंड मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। ये दो रिलीजियस एक्सपर्ट जो हैं इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी को किन प्रिंसिपल्स पे, किस फिलॉसफी पे इस्टेब्लिश किया गया तो वो एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी यानी हिंदू धर्म के अंतर्गत विच वॉज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद्स। दैट मीन्स थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड थ्योरी ऑफ कर्मा। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी किस फिलॉसफी पे, किस प्रिंसिपल्स पे इसको बनाया गया था तो फिलॉसफी आपको देखने को मिलेगी थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्मा थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति जो है ये एक इसका प्रिंसिपल हो गया, कर्मा की थ्योरी हो गई। और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ट्रांसमाइग्रेशन हो गया कि हमारी आत्मा जो है वो एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है। तो ये जो एंशिएंट इंडियन प्रिंसिपल्स जो हैं, ये फिलॉसफी जो है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उपनिषदिक फिलॉसफीज है जहां पर आगे चल करके बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन धर्मों में भी ये फिलॉसफी आपको कर्मा की फिलॉसफी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश किया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी को इन फाउंडर्स के द्वारा। अब देखिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम नेटिव अमेरिकन्स में इस फिलॉसफी को प्रोपोगेट करेंगे, लेकिन अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। और जब अमेरिका में एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को शिफ्ट कर देते हैं इंडिया में। और इंडिया में जिस जगह पर इसको शिफ्ट किया गया दैट वाज अड्यार इन मद्रास। तो 1882 वाज द ईयर व्हेन इट वाज शिफ्टेड। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है अड्यार में शिफ्ट कर दी गई। हेडक्वार्टर इंडिया में अड्यार में रहेगा, अड्यार इज इन मद्रास। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये सोसाइटी आ गई इंडिया में, ठीक है। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जब इंडिया में आएगी और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मद्रास में रहेगा, अड्यार में, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को इनिशियली बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी आर्य समाज से भी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है इंडिया में ड्यू टू एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जब इंडिया में आती है तो उसकी पॉपुलैरिटी के कारण और उसके जो लिए गए स्टेप्स हैं इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स के लिए, उनके कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक आयरिश रिफॉर्मर इंडिया में आती हैं। आयरिश रिफॉर्मर मीन्स शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड। That reformer was Annie Besant. Annie Besant. She came to India in 1893. 1893 में वो इंडिया में आती हैं एज ए मेंबर ऑफ
थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर के रूप में वो इंडिया में आएंगी। इंडिया में वो आती हैं तो यहां पर वो रियलाइज करती हैं कि जो सोशल रिफॉर्म्स है उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो एनी बेसेंट व्हाट शी डिड, शी रियलाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। तो सोशल रिफॉर्म्स का इंपॉर्टेंस वो रियलाइज करती हैं एनी बेसेंट। तो ऐसे में हमें देखने को मिलेगा कि वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश करती है। दैट प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज सेंट्रल हिंदू स्कूल विच वाज इस्टेब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट इन 1898 एट बनारस। तो बनारस में इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया। दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो देखिए इन्होंने क्या किया, एनी बेसेंट की अगर हम बात करें, एनी बेसेंट व्हाट शी डिड, शी इस्टेब्लिश्ड सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस। तो बनारस में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल को इस्टेब्लिश किया इन द ईयर 1898, ठीक है। एंड व्हाई शी डिड दिस, टू प्रमोट एजुकेशन, टू प्रमोट एजुकेशन। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किया, जो आगे चल करके ट्रांसफॉर्म हो गया एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में। और वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इसको किसने बनाया, किसने ट्रांसफॉर्म किया, इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय इन 1916। तो ये सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है, दिस सेंट्रल हिंदू स्कूल वाज लेटर transformed or converted into a world class university, world class university। और ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे आप पॉपुलरली BHU के नाम से जानते हैं। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी इन द ईयर 1916 एंड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जो हैं उनके एफर्ट से ही, उनके कंट्रीब्यूशन से ही हमें देखने को मिलेगा कि ये सेंट्रल हिंदू स्कूल ट्रांसफॉर्म हो गया एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में। एंड दैट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी माय डियर फ्रेंड्स इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि 1916 में इस्टेब्लिश हुई। और आपको देखने को मिलेगा कि ये एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनेगी। इट बिकेम द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी अक्रॉस एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशिया में सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में बनेगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और एनी बेसेंट जो थी, शी बिकेम कंपैशनेट टुवर्ड द इंडियन पीपल। तो इंडिया के लोगों के साथ में काफ़ी जुड़ाव हो गया, काफ़ी करुणामय हो गई। और आपको देखने को मिलेगा कि आगे चल करके एनी बेसेंट इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगी, जो मूवमेंट उनके और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। दैट वेरी मूवमेंट इज होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट। दिस मूवमेंट was started in the year 19
1916 एंड इट लास्टेड अप टू 1918। 1916 से 1918 तक एक मूवमेंट चलता है जो एनी बेसेंट और तिलक स्टार्ट करते हैं। दैट वेरी मूवमेंट इज होम रूल मूवमेंट। और इस मूवमेंट के दौरान एनी बेसेंट वाज अरेस्टेड, क्योंकि इतनी पॉपुलर हो गए एनी बेसेंट इस मूवमेंट के दौरान, क्योंकि इन्होंने ये मूवमेंट पूरे इंडिया में चलाई। तिलक का मूवमेंट जो था दैट वाज लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज। वो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, जहाँ पे वो बॉम्बे सिटी में नहीं करते, लेकिन महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस, बेराड वाले रीजन्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऑल ऑफ द इंडिया, या कह सकते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया वाज कवर्ड बाय एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट का होम रूल जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, और इसके कारण ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो हैं वो इनसिक्योर फील करती हैं एंड दे अरेस्टेड एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट को जैसे ही अरेस्ट किया जाता है, एट दैट मोमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस जंप्ड इनटू दिस मूवमेंट। उस मोमेंट पर, उस समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इनिशियली होम रूल मूवमेंट में नहीं थी, उसको ज्वाइन नहीं किया था, तो जैसे ही एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट के सपोर्ट में होम रूल मूवमेंट ज्वाइन कर लेती है। और इस कलेक्टिव प्रेशर के चलते एनी बेसेंट वाज रिलीज्ड फ्रॉम जेल इन द ईयर 1917। तो 1917 की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ही एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया था, और 1917 में ही उनको जेल से रिलीज कर दिया गया। एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बाल गंगाधर तिलक, शी वॉज अपॉइंटेड एज, शी वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस इन द कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1917। तो देखने को मिलेगा क्या, एनी बेसेंट जो है जब ये जेल से रिलीज हो जाती हैं, तो रिलीज होने के बाद में यू विल फाइंड दैट शी वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट of Indian National Congress, and the year was 1917 when this session was convened at Calcutta। तो कैलकाटा सेशन में एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, एंड इट वाज ऑल ड्यू टू द एफर्ट्स एंड द रिक्वेस्ट ऑफ बाल गंगाधर तिलक दैट शी वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कैलकाटा सेशन ऑफ 1917। तो इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि ये वो दौर आएगा 1917 ऑनवर्ड्स की, जिस समय रशियन रेवोल्यूशन चलेगा, विच वाज बेस्ड अपॉन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। और एनी बेसेंट भी आपको देखने को मिलेगी कि ये भी टिल्ट हो जाती हैं सोशलिज्म की तरफ। दैट मीन्स कि ये भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ इनका भी झुकाव हो जाता है। एनी बेसेंट का सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ इनका भी झुकाव हो जाता है, क्योंकि दिस वाज द टाइम व्हेन सोशलिज्म वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपेंशन। तो पूरी दुनिया में एक रूडिमेंट्री फैशन चल रहा था, जिस समय सोशलिज्म जो है वो फैल रहा था और बहुत लोग सोशलिज्म को पसंद कर रहे थे। एनी बेसेंट भी सोशलिज्म को प्रमोट करती है, और आपको देखने को मिलेगा कि जिस सोशलिज्म को एनी बेसेंट सपोर्ट कर रही थी दैट वाज फैबियन सोशलिज्म। फैबियन सोशलिज्म, एनी बेसेंट का सोशलिज्म कौन सा था? फैबियन सोशलिज्म, विच प्रिस्क्राइब्स चेंजेस इन मॉडरेट फैशन टू प्रमोट इक्वालिटी। यानी मॉडरेट फैशन में चेंजेस होंगी इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। दिस फैबियन सोशलिज्म विद दिस प्रिस्क्राइब्स चेंजेस इन मॉडरेट फैशन, यानी रेडिकल चेंजेस नहीं, मॉडरेट फैशन में टू प्रमोट इक्वालिटी। इक्वालिटी को ही प्रमोट करने की बात करता है सोशलिज्म, तो चेंजेस होंगी मॉडरेट फैशन में। दिस इज फैबियन सोशलिज्म विच वाज सपोर्टेड बाय एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट फैबियन सोशलिज्म को सपोर्ट करती है। तो ये एनी बेसेंट हैं जिनका रोल हमने पढ़ा, मदन मोहन मालवीय का रोल पढ़ा हमने इसमें। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो इंडिया में आती है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, और इंडिया में ज़्यादा पॉपुलैरिटी का कारण है एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की थी, इंडिया में आई, उन्होंने यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी को प्रमोट किया और इंडिया के लोगों के लिए उनके स्वराज की मांग के लिए होम रूल मूवमेंट को
चलाया उन्होंने तिलक के साथ में, और अल्टीमेटली वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।